हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम लोग बेसिकली एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब पे आपको एक सीरीज़ मिलेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। तो जिससे आपको यूपीपीएससी आरओई एग्जाम में काफ़ी हेल्प रहेगा। आप इनको भी कवर अप कर लेंगे ना तो आपका सारा रिविजन इनसे हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो ये जो चैप्टर 1 है ना हमारा स्पेक्ट्रम का, जो चैप्टर 3 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये उस पर है। मतलब ये सारे क्वेश्चन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के टॉपिक पर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, वो वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। ऑप्शन है पोर्टुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश और डच। इसका आंसर है ऑप्शन ए द पोर्टुगीज। बिकॉज पोर्टुगीज वो द फर्स्ट यूरोपियंस, वो सबसे पहले थे जो सी ट्रेड सेंटर्स करने इंडिया में आए थे। इनका फर्स्ट सक्सेसफुल वॉयज जो इन्होंने किया था वो थे वास्को डी गामा 1498 के अंदर, जब ये कालीकट में आए थे। कालीकट में ये किससे मिले थे? वहाँ के जमोरिन से मिले थे। और वहाँ के जमोरिन ने इनका काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया था, वार्म वेलकम किया था। तो सबसे पहले आने वाले इंडिया में पोर्टुगीज़ ही थे। पोर्टुगीज़ के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए थे, यानी कि इंग्लिश जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डेन्स। कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा कि पहले डेन्स है लास्ट में फ्रेंच है, तो वो एक ही बात है। तो इसमें आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। ऑथेंटिक सोर्सेस है पहले फ्रेंच, फिर उसके बाद में डेन्स आए थे। उसके बाद में अगर हम ये देखें कि सबसे पहले जो आए थे फर्स्ट यूरोपियंस का हम लोग पूछें तो पोर्टुगीज़ थे। पोर्टुगीज़ में सबसे पहले वास्को डी गामा ने जो था वो इंडिया को डिस्कवर किया था, उसका सी रूट डिस्कवर किया था 1498 के अंदर। और ये सबसे पहले कालीकट पे पहुंचे थे। और वहाँ के जो जमोरिन थे उन्होंने उनका वेलकम किया था। तो इन्होंने अपना बिगिनल कॉलोनियल स्टार्ट वहीं से किया था। तो पोर्टुगीज एम्पायर एस्टैब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर एट कोलम, केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। वास्को डी गामा ड्रेस डियास, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो थे वो फर्स्ट पोर्टुगीज़ के वाइसरॉय थे। बेसिकली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। 1505 में पोर्तुगल के किंग ने इनको अपॉइंट किया था, डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया के अंदर। क्योंकि जब ये सबसे पहले पोर्टुगीज आ चुके थे तो पोर्टुगीज का सी ट्रेड तो डिस्कवर हो गया था इंडिया आने के लिए। अब उसके बाद में उन्होंने अपने धीरे धीरे जो मेन मेंबर्स थे उनको भेजना शुरू किया। जो पोर्टुगल के किंग थे उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला वाइसरॉय इंडिया में नियुक्त किया था, एस्टैब्लिश किया था, अपॉइंट किया था। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। 1510 के अंदर अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किससे किसकी हेल्प से किया था? बीजापुर के किंग, बीजापुर से हेल्प, मतलब लाइक बीजापुर से कैप्चर किया था गोवा बाय द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय। यानी कि क्या था, उस टाइम कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय थर्ड थे। तो इन्होंने बोला फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को कि आप जो है बीजापुर से गोवा, बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर कर लो। तो इन्होंने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा। पर सबसे पहले जो पोर्टुगीज वाइसरॉय थे इंडिया में, उनको जो पोर्टुगल के रूलर ने अपॉइंट किया था वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वॉज एस्टैब्लिश बाय पोर्टुगीज। ऑप्शन आर कासिम बाजार, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। इसका करेक्ट आंसर है सी, हुगली। सबसे पहले जो पोर्टुगीज़ ने बंगाल में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो हुगली के अंदर इस्टेब्लिश की थी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज। बेसिकली पोर्टुगीज़ ने काफ़ी सारे सेंटर्स डेवलप किए थे। तो इनका ज़्यादातर ये था, हुगली बंगाल में था। उसके बाद में ये सूरत में भी इन्होंने कुछ कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, फिर चिंसुरा में भी इन्होंने कुछ कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। तो काफ़ी कुछ कुछ जगह इन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। तो उसका सब ये था कि बंगाल में अगर इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की पोर्टुगीज़ ने तो वो किधर था? हुगली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। 1453, 1492, 1494, 1498। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1498। जैसे इसका अगर कॉन्टेक्स्ट समझे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसका समरी में सब कुछ पूरा लिखा है, इस पूरे क्वेश्चन का समराइज किया गया है, ताकि आप पढ़ के जब उसको रिविजन करना है तो आप इन क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं। वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया के अंदर 1498 में। फर्स्ट पोर्टुगीज एनकाउंटर हुआ था विद इंडिया वॉज ऑन 28 में 1498। वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचे थे? कलिकट पहुंचे थे। वहाँ के जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा सेकेंड टाइम में जब शिप से आए थे तो 15 शिप्स लेकर और 800 मैन लेकर के आए थे। व्हेन द रूलर वाज विलिंग टू साइन अ ट्रीटी, मतलब एक बार वास्को डी गामा आए, जब वापस गए तो काफ़ी सारे शिप्स भर के लेकर गए थे सामान से, पेपर वगैरह, सिल्क वगैरह, ये सब लोग ये वहाँ पर लेकर गए थे। उसके बाद ये दोबारा वापस आए थे इंडिया के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। इनका आने का मतलब ये जो सी रूट जो था
ये डेवलप करने का मतलब ही क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, यानी कि बीच में कॉन्स्टेंटिनोपॉल पड़ता था, टर्किश एम्पायर पड़ता था, तो इनसे ये लोग बीच में डील करते थे। तो इनको लगा कि डायरेक्ट क्यों ना हम इंडिया से ही डील करें, इसलिए इंडिया का रास्ता ढूंढते ढूंढते ये वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचे थे। तो दिस इज़ द बेसिक फॉलोइंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रेड। तो यहाँ से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, जो पोर्टुगीज ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पोर्टुगीज कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पोर्टुगीज कंपनी। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्टेब्लिश किया था, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी किया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसके पीछे दिमाग लगाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कार्ड सिस्टम देते थे, यानी कि इनके पास सबसे पहला नेवल था, बहुत अच्छा नेवल पोर्टुगीज के पास था। तो किसी को अगर समुद्र में जाना है, शिप को लेना है, समुद्र की सैर करनी है, तो उसके लिए एक कार्ड्स देते थे, तो उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। ये इनका एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव था आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं इसका थ्योरी की बात करूँ, थोड़ा समरी पढ़ाऊँ, तो पोर्टुगीज ट्रेडिंग कंपनी ने अडॉप्ट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी इंडिया में, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था वो याद रखने वाला क्वेश्चन है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इंडिया, इनिशिएट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को, विच एम्ड एट द पोर्टुगीज मास्टरी ऑफ द सी एंड कन्फाइंड पोर्टुगीज रिलेशनशिप विद इंडिया ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसके पीछे का जो दिमाग जिन्होंने इनिशिएट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इससे ये होगा कि इन्होंने ये सोचा था कि पोर्टुगीज को मास्टर बनाया जाए नेवल में, वाटर पॉलिसीज़ के अंदर, सीज़ के अंदर, जाकि जब पोर्टुगीज़ जो रिलेशनशिप, जो इनका ट्रेड पर्सपेक्टिव है इंडिया के साथ, तो वो पर्पस क्या होना चाहिए ब्लू वाटर पॉलिसी का, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो सारे रिवाइज कर लेना, कहीं कुछ मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वॉर्स फ्लेड अप विद द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स इन इंडिया? वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वॉर ऑफ डिवोल्यूशन, फ्रैंको पर्शियन वॉर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। याद है हमें 3 वॉर्स हुए थे, 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए थे, तो उनका बेस क्या था, क्यों हुए थे ये कर्नाटिक वॉर्स? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रिया में आपस में भिड़ गए थे फ्रेंच और इंग्लिश, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इंडिया में भी उन्होंने ये वॉर शुरू कर दिया था। तो बेसिकली इसका जो रीज़न है ना, कर्नाटिक वॉर्स का रीज़न क्यों हुआ था, वो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन की वजह से ही हुआ था। इसमें 3 ट्रीटी हुई थी। पहले वॉर की ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सले-चॉपेल, दूसरा अनडिसाइडेड था, तीसरा ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुआ था, जिसमें इंग्लिश फाइनली जीत गए थे। और उस ट्रीटी में ये था कि इंग्लिश ने जितने भी जो भी सेंटर्स है वो, मतलब लाइक जो भी फ्रेंच से छीने हैं, वो वापस उनको फ्रेंच को रिटर्न कर दिया गया था। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मैं इसको बताऊं कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इन इंडिया, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज द फर्स्ट सीरीज ऑफ अ कर्नाटिक वॉर दैट एस्टैब्लिश ओनली अर्ली ब्रिटिश डोमिनेंस ऑन द ईस्ट कोस्ट। और ये पूरा वही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ा गया था, और ये ऑस्ट्रिया के सक्सेशन से शुरू हुआ था, जो इंडिया में भी फिर वापस इसका रिजल्ट देखा गया था। एक तरफ फ्रेंच की तरफ से तो गवर्नर जनरल वो थे, वो डुप्ले थे। डुप्ले ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सेकंड कर्नाटक वॉर के अंदर। फिर वही है कि उसके बाद वो हार गए, इंग्लिश गवर्नर से वो हार गए थे, काउंट डी लैली आ गए थे, उसके बाद मतलब इनको अयरकूट थे, तो इन सब की वजह से फिर जो फ्रेंच का डुप्ले था ना, वो हार चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया दैट द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? कोचिन, गोवा, अंजुदेव, कन्नौज। इसका आंसर है ऑप्शन है कोचिन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोचिन में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अपना फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट, यहाँ पर फोर्ट की बात हो रही है तो ना कि फैक्ट्री की, तो फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट जो उन्होंने डेवलप किया था वो था कोचिन के अंदर। सेकेंड पोर्टुगीज जो फोर्ट था वो कैननौर में किया था 1505 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट, ना कि फर्स्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री पूछा जाता तो इसका आंसर कुछ अलग होता, बट इसका सेंटर्स जो सबसे पहले फोर्ट जो बनाया था वो उन्होंने कोचिन में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड विच रीच्ड हियर ऑन अगस्त 24, 1680? तो इसका आंसर ऑप्शन है एडवर्ड, हेक्टर, हेनरी और विलियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर। हेक्टर नाम का शिप था जो सबसे पहले आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पर अगस्त 1624 में पहुंचा था, 1624 में पहुंचा था। जो फर्स्ट शिप का नाम था वो हेक्टर था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 3 टाइम्स वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा इंडिया केम टू इंडिया फॉर 3 टाइम्स। He arrived in India in September 1524 and died in the city of Cochin, landed in the city of the Cochin on Christmas Eve, and 3 months after his arrival, as per royal instructions, Gama was succeeded by the governor of India by one of the captains who had come with Henrik Demens. इसमें इतना याद नहीं करने की जरूरत नहीं, पूछा जाता है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कितनी टाइम्स इंडिया आए थे, तो दैट इज 3 टाइम्स। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? फ्रेंच, इंग्लिश, डच या पोर्टुगीज?
तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच। बेसिकली फ्रेंच एक लास्ट यूरोपियंस थे आने वाले कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया आप समझते ही हैं, हम कौन सी इंडिया की बात करें, जो प्री इंडिपेंडेंस वाला टाइम पीरियड था उसमें से सबसे लास्ट में आए थे वो थे फ्रेंच थे। फ्रेंच वर लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। फ्रांस लास्ट यूरोपियन मैरीटाइम पावर्स थी 17वीं सेंचुरी का, जो ईस्ट इंडिया ट्रेड के पर्पज से आई थी इन अ सिग्निफिकेंट वे। 6 decades आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच आया था। सो एट अ टाइम इन बोथ द कंपनीज वर मल्टीप्लाइंग फैक्ट्रीज इन द शोर्स ऑफ इंडिया, फ्रेंच के पास डिडंट हैव वायबल ट्रेडिंग कंपनी। तो उस फ्रेंच देखो, अगर इसके बारे में पूछा तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी है, ये याद रखो। और फ्रेंच जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी इंडिया में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आ रही है तो हारने का इनका मेन रीज़न यही था, क्यों फ्रेंच रूल नहीं कर पाए, क्यों इंग्लिश रूल कर पाए, क्योंकि इंग्लिश एक प्राइवेट कंपनी थी। तो इनके सारे फैक्टर डिसीजंस इनके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के पास होते थे, जबकि फ्रेंच एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अगर इनको कुछ भी आगे से रूल पास करना है या कुछ भी करना है तो इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था ट्रेड करो, वहाँ से निकलो, नॉट टू रूल। बट इंग्लिश थोड़ा इसमें अलग सोचती थी। इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंटरनल पॉलिटिक्स में आने लगी थी इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो मतलब मराठा पेशवा वॉर जब हुआ था तब भी इंग्लिश ने इनकी हेल्प करी थी। इंग्लिश में समझ गई थी कि हमारे इंडिया में रूलर्स के बीच में एक इंटरनल डिप्लोमेसी, कूटनीति थी। मतलब ये था कि एक दूसरे के खिलाफ एक लड़ रहे हैं, तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से समझ चुकी थी। तो दिस इज द मेन रीज़न वो ईजिली रूल कर पाए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कैश्यू नट, पाइनएप्पल, टबाको इन इंडिया? डच, इंग्लिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टुगीज ने ये सबसे पहले ये सब इंट्रोड्यूस किए थे, कैश्यू नट, पाइनएप्पल एंड टम्बाको। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए थे, इसमें कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया और ये आल्सो इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोकोनट सीड्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर्स हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया वाज? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रैंकिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा? इसका आंसर ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये रियल फाउंडेशन इन्होंने पोर्टुगीज पावर की इंडिया में रखी थी। कैसे? ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज गवर्नर वो लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज पावर इंडिया वाज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 4 नवंबर 1509 में अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर बने थे। सबसे पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क बने। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी एनर्जी को शो करना शुरू किया था। इन्होंने ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही 1510 के अंदर 1502 में गोवा को कैप्चर किया था बाय रूलर ऑफ बीजापुर। इनकी हेल्प करी थी कृष्णदेव राय थर्ड के अंदर। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया था, पोर्टुगीज पावर को इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशवा who engineered the capture of Salsette and Bassein from the Portuguese in 1739 was बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, माधव राव? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव फर्स्ट। ये पेशवा थे जिन्होंने कैप्चर किया था सालसेट और बसीन को पोर्टुगीज से। तो वो कौन से पेशवा थे? मराठा पेशवा में बाजीराव फर्स्ट थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की, क्यों फाइट्स हो रही है। फाइट्स के पीछे का रीज़न आपको मैंने बताया, इंटरनल डिप्लोमेसी था। बट किसने किसको कैप्चर किया? कि पेशवास और इंग्लिश भी आपस में लड़े थे। तो जो पेशवास थे, जो मराठास थे, उन्होंने दम कर रखा था हर रूलर के यहाँ पर। तो इन्होंने फिर इनको भी नहीं छोड़ा, तो इन्होंने सालसेट और बसीन कैप्चर कर लिया। बाजीराव फर्स्ट ने पोर्टुगीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूँ, वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर फर्स्ट? मैंने वो पहले लास्ट पूछा था, अब क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा गया है। टू कम इंडिया टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द कंट्री? तो इसका आंसर ऑप्शन है डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिश और फ्रेंच। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे 1502 के अंदर। 1505 में किंग पोर्टुगल ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा था एज बिकमिंग द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वूज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक प्लेस? मिर्जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। या सिराजुद्दौला उस टाइम कौन थे? अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नवाब ऑफ बंगाल थे ये। उनके बीच में और इंग्लिश के बीच में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लाजी। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे। अब ब्लैक होल इंसिडेंट क्या है? ऐसा माना जाता है कि नवाब जो बंगाल के थे सिराजुद्दौला, उन्होंने एक कमरे के अंदर अराउंड 100 ऑफिशियल्स जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक बंद कर दिया गया और इत्तू सा एक होल, मतलब एक इत्तू सा भी एक होल नहीं छोड़ा गया था जैसे रूम के अंदर हवा आ सके। पूरा रूम पैक था। जब उसको आफ्टर 1 डे और 2 डे बाद खोला गया, ओनली 10 या फिर 8 जो ब्रिटिशर्स थे वो जिंदा मिले गए। तो दिस इंसिडेंट इज नॉन एज ब्लैक होल इंसिडेंट। ये हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो अगर पूछा जाए ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ हुआ था और किसके राज में हुआ था, किसके रेन में हुआ था, टेन्योर में हुआ था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के टेन्योर में हुआ था।
ये आपको मैंने बता दिया कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या था ब्लैक होल। तो याद रखना, ब्लैक होल अगर पूछा जाए दिमाग में आ जाना चाहिए कि 100 अराउंड 80 to 100 एक इंसान को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था जो हवा भी नहीं थी। अगले दिन दरवाज़ा खोला गया तो 10 या 20 लोग जिंदा मिले थे। दिस इज द ब्लैक होल इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वूज एरा हैव प्लेंटी ऑफ वुडवर्क एंड स्कल्पचर समटाइम्स पेंटेड सीलिंग्स हैव बीन सीन? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। इसका आंसर तो ऑप्शन डी, पोर्टुगीज ने काफ़ी ज़्यादा वुड वर्क और स्कल्पचर करवाया था। अगर गोवा भी कभी जाओ, पुडुचेरी भी जाओ, तो वहाँ आपको जो आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, वुड वर्क, स्कल्पचर, चर्चेज जो आपको देखने को मिलेंगे वो पोर्टुगीज एरा से ही बने हुए हैं। तो दैट इज द नोन एज पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट अर्लीस्ट फैक्ट्रीज? सूरत, पुलिकट, कोचिन, मसूलीपट्टनम। डचों ने अपना सबसे पहला जो सेंटर बनाया था वो मसूलीपट्टनम में बनाया था। क्या हुआ था, सबसे पहले पोर्टुगीज आए, कोचिन बनाया, उसके बाद डच आए। डच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में 1605 में इस्टेब्लिश करी थी। इसके बाद डच ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में, बिहार में। 1609 में उन्होंने पुलिकट नॉर्थ ऑफ मद्रास में अपनी एक फैक्ट्री खोली थी। अदर इनकी फैक्ट्रीज में बताऊं तो सूरत में भी था, बिम्बली पाटम, कराईकल, चिंचुरा, बारन नगर, कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल, बालासोर उड़ीसा में, पटना में, नागपट्टनम, कोचिन। तो ये सारे इनके सेंटर्स थे। बट फर्स्ट सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, वो याद रख लेना कहाँ खोली थी डचों ने, कब खोली थी। 1605 में खोली थी और मसूलीपट्टनम में खोली थी। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखने हैं आपको कि इंग्लिश ने सूरत में खोली थी, कहाँ कहाँ इनको याद रखो, पोर्टुगीज में, कोचिन में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये काम देते हैं एग्जाम्स के अंदर लास्ट टाइम रिकॉल करने में। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? लॉर्ड क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और वॉरेन हास्टिंग। तो ये सबसे पहले डुप्ले था, ये मास्टरमाइंड था इस पॉलिसी के लिए। इसने देख लिया था कि लड़ाइयाँ हो रही है इंडियन प्रिंसेस के बीच में, तो अक्वायर कर लो। क्यों? क्योंकि इसने भी अक्वायर किया था जब हैदराबाद के निज़ाम को लेकर के जब फाइट हुई थी, तो डुप्ले ने ही हेल्प करी थी। डुप्ले ने कहा था हम आपको राजा बनाएंगे। तो इसका एक चैप्टर, इसकी मैं जो नेक्स्ट चैप्टर में मैं इस चीज़ को कवर करूँगी ब्रिटिश एक्सपेंशन को लेके। बट इतना याद रख लो, डुप्ले मास्टरमाइंड था इस पूरी पॉलिसी के पीछे। क्लाइव को तो हम ऐसे ही बोलते हैं, पहले डुप्ले ने शुरू किया था, उसके बाद फिर इंग्लिश को लगा था कि नहीं, दे आर डूइंग राइट, हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Portuguese captured Goa in 1499. English opened their first factory in south at Masulipattnam. In eastern India, the English company opened its first factory in Odisha. और under the leadership of Dupleix, French occupied Madras. ये तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और स्टेटमेंट गलत है। पोर्टुगीज ने कैप्चर किया था गोवा 1510 में, बाकी सारे सही है। इंग्लिश ने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में खोली थी आंध्र प्रदेश के अंदर, जो डचों ने खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महाराजा जयसिंह बिल्ड ऑब्जर्वेटरीज? जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन। इसका आंसर चारों ही है, चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जयपुर, वाराणसी और दिल्ली, उज्जैन में उन्होंने ऑब्जर्वेटरी, जंतर मंतर वाला, ये महाराजा जयसिंह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर विच द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी? ये इंडिया एग्जाम में पूछा गया था। आप देख रहे हो आपकी क्या रीज़न थे, क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या रीज़न थे जैसे फ्रेंच इंडिया में सक्सीड नहीं कर पाया था? रीज़न ऑप्शन है, दे साइडेड विद द वीक इंडियन है, चांदा शाही, मुजफ्फर जंग, जिसकी मैं बात करी थी। हैदराबाद को उन्होंने फ्रेंच में हेल्प किया था डुप्ले ने। सेकंड, डुप्ले वाज कॉल्ड बैक एट अ क्रूशियल टाइम, दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट द इंडियन पावर्स एंड द ट्रेडिंग कंपनी वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बोला था, फ्रेंच कंपनी कैसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जबकि इंग्लिश कंपनी प्राइवेट कंपनी। तो सारे डिसीजंस किस पे डिपेंडेंट होते हैं? गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी कि हम लोग किसी भी लाइक इंटरनल डिप्लोमेसी के अंदर पड़े। गवर्नमेंट कहता ट्रेड करो, पैसे लो, वापस आ जाओ। जबकि इंग्लिश कहती प्राइवेट कंपनी। तो वो समझ गई थी कि इंडिया में रूल करना है तो इनकी इंटरनल डिप्लोमेसी को जीतना पड़ेगा, कॉन्स्पिरेसी को जीतना पड़ेगा। तो इसका रीजन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द केरला किंग मार्तंड वर्मा? ही रूल्ड ओवर ट्रावनकोर, ये भी सही है। ही सब्सिट्यूटेड द फेड्यूटरीज, ही गिव हेवी ब्राइब्स टू द यूरोपियन ऑफिसर्स टू मेंटेन पीस, ही ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी। इसका ऑप्शन जो है वो सी गलत है। इन्होंने हमेशा लड़ाई करी है यूरोपियन से, ना कि इन्होंने इनको ब्राइब दिया था पीस मेंटेन करने के लिए। तो ही वॉज द ओनली इंडियन किंग टू बीट द यूरोपियन आर्म्ड फोर्स एट 1741 बैटल ऑफ कोलाचिल अगेंस्ट द डच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? यूके पीएससी एग्जाम में पूछा था, मैंने आपको बताया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को इसका क्या माना जाता है, पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है ऑफ दिस ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रख लेना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कंफ्यूजन हो जाता है अल्बुकर्क और अल्मेडा में, नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से याद रख लो कि फ्रांसिस यही था। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज को डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इन 1760।
काउंट लिली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन है काउंट लिली। बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश जो हुई थी वो इंग्लिश और डच के बीच में हुई थी। तो फ्रेंच कमांडर इंग्लिश और फ्रेंच हाँ मतलब एक फ्रेंच कमांडर जो थे इंग्लिश और डच के बीच में हुई थी, जिन्होंने डिफीट किया था बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश में, हुआ स्को डिफीटेड इन द बैटल। इसका आंसर है काउंट लिली। इसके बारे में बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश के बारे में हम अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। 1760 में हुई थी, इंग्लिश और डच के बीच में हुई थी। मैं आपको बताऊंगी, या फ्रेंच मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एनवॉय ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पेटर डी वेली और एडवर्ड टेरी। इसका आंसर है ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस सबसे पहले आए थे। ब्रिटिश किंग्स ने इनको भेजा था जहांगीर के दरबार में। ये ट्रेडिंग राइट्स लेने आए थे पर ये असफल रहे थे। इसके बाद 1616 में सर टॉमस रॉय आए थे जो जहांगीर के दरबार में रहे थे, उनको मिला था ट्रेडिंग राइट्स, उनको मिला था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव थे, वॉज रिसीव्ड बाय एम्परर जहांगीर विद वार्मथ हॉस्पिटैलिटी। पर ये मतलब अच्छे थे, वेल वर्स थे इंग्लिश में, टर्किश में, पर्शियन में इनको आती थी, बट इनको ट्रेडिंग राइट्स नहीं मिल पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश was fought between British and French, British and Dutch and Portuguese और French। इसका आंसर ऑप्शन है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश लड़ी गई थी। तो ये याद रखना, यहाँ पर जो मैंने बोला है दैट इज़ मैं आपको नहीं बता रही थी कि अभी बैटल जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, तो वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी बैटल, ठीक है। तो ये याद रखना, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश हुई थी। तो इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज के बीच में हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश। Sotil was the third Carnatic war fought between the French and the British after making substantial gains in Bengal and Hyderabad. The British, after collecting huge amount of revenue, were fully equipped to face the French in Wondy Wash, and they defeated the French in this battle. तो बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश में फ्रेंच की तरफ से जो लड़े थे वो काउंट डी लैली थे। तो बेसिकली क्या था कि ये एक अच्छी बैटल थी, तो इसने पूरा इस्टेब्लिश हो गया था कि किसका साम्राज्य स्थापित रहेगा इंडिया के अंदर। तो इंग्लिश गॉट सक्सीडेड इनटू दिस बैटल। तो अब इतना आपको याद रखने की जरूरत है, बस याद बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश हुई किसके बीच में थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट, जेम्स वन, चार्ल्स वन और एलिजाबेथ वन। करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन, एलिजाबेथ वन जो क्वीन थी उसके राज में जो थी ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन, commonly associated with the trade in basic commodities which included cotton, silk, indigo, dye, saltpeter, tea and opium। कंपनी को रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने। अराउंड फॉर द ईयर्स ऑफ 15 ईयर्स के लिए इनको रॉयल चार्टर दिया गया था कि आप 15 साल तक वहाँ इंडिया में जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, आपसे कोई ड्यूटी नहीं लगती। तो रॉयल चार्टर एलिजाबेथ क्वीन ने दिया था इनको 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी अलग है, वो दैट इज इंग्लैंड मर्चेंट्स ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट ईस्ट इंडीज, ये ऐसा कुछ करके नाम था, तो इसका शॉर्ट में नाम बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच और मुंबई। तो बेसिकली ब्रिटिश ने जो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी अपनी इंडिया में वो सूरत में लगाई थी। इसके बाद में इनका मेन सेंटर मसूलीपट्टनम में इन्होंने केवल एक गोडाउन टाइप्स का इस्टेब्लिश किया था, उसको फैक्ट्री नहीं बोल सकते। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने फिर सूरत में लगाई थी जब उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे सर टॉमस रॉ के थ्रू, मतलब जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी थी। फिर उसके बाद में इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगाई थी सूरत में। वो ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री ऑफ हुगली इन बंगाल? शाह शुजा, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन अली वर्दी। इसका आंसर ऑप्शन शाह शुजा ने परमिशन दी थी इनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गेव एन इंपॉर्टेंट फरमान टू द इंग्लिश फॉर फैसिलिटेटिंग देयर ट्रेड इन इंडिया? बहादुर शाह वन, बहादुर शाह टू, शाह आलम सेकंड, फर्रुखसियर। इसका आंसर है ऑप्शन डी फर्रुखसिया। फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को यानी कि ब्रिटिशर्स को 1717 में 1717 में एक इंग्लिश फरमान दिया था, दैट इज़ नॉन एज रॉयल फरमान ऑल्सो। इस रॉयल फरमान में ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इनको कोई ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, और इनको ये लोग एक दस्तक भी इशू कर सकते हैं यानी कि ड्यूटी फ्री पासेस टू गिव देम टू देयर एम्प्लॉयज। तो दस्तक भी इनका इस फरमान में था। बेसिकली इस फरमान को क्या कहते हैं, रॉयल मैग्ना कार्टा कहते हैं रॉयल राइट्स का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करेंगी वो राइट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिर्फ 3000 रुपये मात्र के लिए। तो ये फर्रुखसियर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1717 यानी कि 1717 में मुगल एम्पर फर्रुखसियर ने इनको रॉयल फरमान दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश कंपनीज पोजीशन वाज इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान इशूड टू देम बाय द सुल्तान ऑफ बंगाल, गोलकुंडा, बिहार और दिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन भी गोलकुंडा। गोल्डन फरमान इनको सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने दिया था, जबकि रॉयल फरमान उनको मुगल एम्पर फर्रुखसियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिशर्स।
फोर्टिफाइड सेटलमेंट फोर्ट विलियम इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने 1700 में। इट ऑल्सो बिकेम द सीट ऑफ द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कलकत्ता। चार्ल्स अय्यर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है? दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो कलकत्ता में और किसने एस्टैब्लिश किया था? ये ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्रीज एट माहे, करिकल, पुडुचेरी, बालासोर। तो फ्रेंच ने अपना सबसे पहले जो एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री पुडुचेरी में किया था, उसके बाद माहे में भी किया, करकल में भी किया, पर सबसे पहले इनका फ्रांकिस मार्टिन जो थे रिप्लेस किया था कैरन को फ्रेंच गवर्नर। तो फ्रेंच जब आए थे उन्होंने इनको देखा कि देखो मसूलीपट्टनम बिजी है, डच के पास है, अंग्रेज़ों ने वहाँ फैक्ट्री लगा रखी, सूरत में भी अंग्रेज़ों ने अपना अच्छा खासा एस्टैब्लिशमेंट स्थापत्य एस्टैब्लिश कर रखा है, अब जाएगा तो इनको लगा पुडुचेरी बेस्ट है। तो फ्रेंच पोर्ट भी था वहाँ पर, पोर्ट के नियर भी थी, तो इसलिए फ्रेंच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री पुडुचेरी में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेंच गवर्नर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो द कुनो और वास्को द गामा। इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। तो इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर और मुस्लिम को पर्सिक्यूट किया था। भटकल भी कैप्चर किया था फ्रॉम श्री कृष्णदेवराय विजयनगर and initiated the policy of marrying the natives of India name and banned the practice of sati in the area of influence। तो ये सारे काम अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किए थे। इन्होंने ही कहा था कि आप नेटिव्स लड़कियों से शादी करो और प्रैक्टिस मतलब सती वाला भी इन्होंने प्रैक्टिस करनी बैन किया था, कोशिश करी थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कैप्चर किया था गोवा फ्रॉम बीजापुर। और बैटल ऑफ बेदारा वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और डेनिश। इसका आंसर है ऑप्शन बी डच। बैटल ऑफ बेदारा हुई थी 1759 में, इंग्लिश ने डच को डिफीट किया था। बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश में तो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच था, बैटल ऑफ बेदारा में इंग्लिश वर्सेस डच है। तो यहाँ से डच हमेशा के लिए ख़त्म हो गए थे 1759, क्योंकि वही ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो इंग्लिश ने सबसे पहले डचों को भगा दिया। पोर्टुगीज़ तो जा ही चुके थे अपना सारा सामान बंद करके, उनको लगा कि अब कुछ मतलब नहीं, पोर्टुगीज़ चले गए। डच बैटल ऑफ बेदारा में हार ही गए थे इंग्लिश के साथ। बचा कौन था? डेन्स को मतलब नहीं था, डेन्स भी जा चुके थे, बचा कौन था? फ्रेंच और इंग्लिश। तो बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश में इंग्लिश जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ द किंग्स जेम्स वन एंड गॉट सक्सीड इन ऑब्टेनिंग 2 फरमान्स एट जहांगीर कोर्ट, हु वाज ही? और इसका नाम था ऑप्शन है इसका आंसर है सर टॉमस। मैंने आपको बताया ना सर टॉमस 1615 में एम्बेसडर द किंग्स जेम्स वन के अराइव किए थे जहांगीर कोर्ट के अंदर, जहांगीर के दरबार में आए थे और इनको ही वो क्या किया था, एम्बेसडर थे और 2 फरमान मिले थे, एक तो एम्पर से और एक खुर्रम से मिला था। मतलब खुर्रम यानी कि शाहजहाँ ने हेल्प करी थी सर टॉमस रॉय की इनको फरमान दिलाने के लिए जहांगीर से, तो इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कुछ थ्योरी मैंने इसमें समरी डाली हुई है कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ की बात करें तो वास्को डी गामा आए थे, डिस्कवर किया था उन्होंने सी रूट इंडिया में 1498 में। सेकंड विजिट हुई थी उनकी 1502 में, फिर थर्ड विजिट भी हुई थी। फिर उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर बनाया गया था और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कार्ड सिस्टम डेवलप किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, ये था मेन फाउंडर जो उन्होंने पोर्टुगीज़ पावर एस्टैब्लिश करी थी गोवा को कैप्चर करके बीजापुर से। फिर उसके बाद में नीनो द कुनहा थे जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी कोचिन से गोवा। उसके बाद में गोवा ही रहा था पोर्टुगीज़ का सेंटर। दमद्यू था, बसीन था, ये सब पोर्टुगीज़ के ऑक्यूपेशन में थे, जिनको बहादुर शाह से इन्होंने जीत लिया था। बहादुर शाह को इन्होंने ड्यू में मार दिया था वाइल नेगोशिएटिंग विद द पोर्टुगीज़। तो क्या हुआ था, बहादुर शाह को लगा था पोर्टुगीज़ पे हमला करेंगे, इन्होंने इनकी हेल्प ले ली थी वाइल नेगोशिएटिंग विद द पोर्टुगीज़ में। तो फ्रेंच को इनको लगा कि फ्रेंच से हमला करेंगे, तो पोर्टुगीज़ से हेल्प मांगी, पोर्टुगीज़ ने हेल्प करी, वह फ्रेंच ने लड़ाई नहीं करी। फिर उसके बाद में इनके आपस में बहस हो गई, तो उस बहस में उन्होंने पोर्टुगीज़ ने बहादुर शाह को मार दिया, दियोर बसीन कैप्चर कर लिया। डिक्लाइन का रीज़न क्या था पोर्टुगीज़ के इंडिया में कि इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डिनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया, अपीयरेंस ऑफ मराठास थे, पॉलिटिकल फेयर्स था इन पे, फिर राइज ऑफ इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो एकदम टॉप पे राइज करी थी, तो इसे संभाल नहीं पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी डाली है मैंने लास्ट के अंदर। फिर इंग्लिश के बारे में भी मैंने इसमें बताया है कि इंग्लिश जब आई थी सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको चार्टर दिया था 15 साल के लिए, मोनोपोली दी थी कि सिर्फ चार्टर मतलब होता है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी, इंग्लिश में आई थी, फॉरेन से आई थी, ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड कर रही, उनको मोनोपोली थी 15 साल के लिए, कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती, हम आपको मोनोपोली दे रहे हैं 15 ईयर्स के लिए। सेटलमेंट्स उन्होंने इंडिया में बनाया था, कैप्टन थॉमस आए थे, वो तो पोर्टुगीज़ जीते। इंग्लिश ने एस्टैब्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, सर टॉमस रॉय, उनको परमिशन मिल गई जहांगीर से ट्रेड करने के लिए, बॉम्बे इनके कंट्रोल में आ गया। चार्ल्स सेकंड को मतलब पोर्टुगीज़ ने बॉम्बे इनको डाउरी में दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने इंग्लिश कंपनी को लीज करने पे दे दिया। फिर उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, कोलकाता में इन्होंने विलियम डेवलप किया था, फोर्ट विलियम, और इन्होंने मद्रास में सेंट जॉर्ज डेवलप किया था इंग्लिश ने।
और फिर रिप्लेस मसूलीपट्टनम एज इंग्लिश हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट। फिर उसके बाद में सिटी ऑफ कोलकाता ग्रू करी, इनको 3 विलेजेस की गवर्नरशिप मिल गई थी, सुल्तानाती, गोविंदपुर, कलिकता, मुगल गवर्नर से। तो ये मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल ने इनको 3 विलेज दे दिए थे मात्र सम रुपीज़ के अंदर, सुल्तानाती, गोविंदपुर, कलिकता। तो इनसे काफ़ी रेवेन्यू इनको जनरेट हुआ। फिर उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश किया। इन्होंने जो सेंट जॉर्ज था वो उन्होंने मद्रास में इस्टेब्लिश किया था। फिर फोर्ट विलियम इन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था। फरूख शाह सिंह को 1717 का फरमान मिल गया था, दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इतने सारे फैक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। फिर ये एक बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनको ग्रो करना ही था। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। ये फ्रेंच कैसे कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो फ्रेंच तीनों कार्नाटिक वॉर्स में लड़ी थी। पहली कार्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सले चापेल से हुई, सेकंड इनकन्क्लूसिव था। थर्ड के अंदर ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुई, और फिर बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश से क्लियर हो गया था इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच में कि कौन रहेगा, तो किसकी पावर इस्टेब्लिश हुई थी, तो इंग्लिश की पावर इस्टेब्लिश हुई थी। तो इतने सारे पर्सपेक्टिव थे, इतने सारे रीजन्स थे इसके लिए। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज कर लेना, इनको अच्छे से याद कर लेना। और ये लास्ट में मैंने समरी इसलिए ही जोड़ी है ताकि आपको याद है, इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया कि पोर्टुगीज़ कैसे आए, इंग्लिश ने कैसे अपना और डेमोक्रेसी सुपीरियरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की, फ्रेंच क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि फ्रेंच एक गवर्नमेंट कंपनी थी, मेन रीज़न यही था। इंग्लिश एक प्राइवेट कंपनी थी। फिर फ्रेंच के जो पास गवर्नर थे वो डुप्ले थे, उसके बाद इनके इतने अच्छे कोई गवर्नर भी नहीं थे, जबकि फ्रेंच के पास सर अयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, इतने अच्छे गवर्नर्स थे इंग्लिश के पास। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसके बाद अयरकूट थे, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, थर्ड कर्नाटिक वॉर में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छे एक सक्सेसफुल लीडर साबित थे इंग्लिश टीम के अंदर, इंग्लिश साइड में। फ्रेंच में सिर्फ एक डुप्ले ही था, इसके बाद इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर उसमें ये था कि ये बहुत लॉस में जा रहे थे, इतने सारे वॉर्स हुए, वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी, जो सारे जीते थे वो सारे कैप्चर्स चले गए। तो ये सारा फैक्टर था फ्रेंच का डाउनफॉल का, इंग्लिश क्यों राइज किया रेदर देन फ्रेंच। तो ये आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना और सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे पिंग करना, हेल्प यू टू दैट। टिल देन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं